हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम स्पेशल करंट अपडेट के। मैं हूं सलमान और इस वीडियो के माध्यम से आज उन तमाम सवालों के ऊपर मैं चर्चा करूंगा जो कि बनाए गए हैं ऐसे महत्वपूर्ण खबरों के आधार पर जो बीते हफ्ते सुर्खियों में रही। यानी कि ये वो सवाल है या ये सवाल उन खबरों के आधार पर फ्रेम किए गए हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षा में समसामयिकी वाले खंड से जोड़ करके जो भी प्रश्न बनाए जाएंगे तो उसका एक मोटे मोटे रूप से आप सभी को एक नजरिया प्रस्तुत कर सके कि समसामयिकी से जो सवाल पूछे जाते हैं वह किन क्षेत्रों से पूछे जाते हैं, किस आधार पर पूछे जाते हैं और उन सवालों का क्या स्तर होता है। तो आइए देर न करते हुए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। लेकिन एपिसोड की शुरुआत करने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि दृष्टि संस्थान की ओर से एनसीईआरटी कोर्स की शुरुआत की जा रही। इसके लिए जो कक्षाएं हैं वह 15 नवंबर से शुरू कर दी जाएंगी। तो इसमें प्रवेश लेकर के आप अपनी तैयारी को बिल्कुल बेसिक स्तर से शुरू कर सकते हैं और इसमें प्रवेश लेने के लिए आप इस दिए गए संपर्क नंबर पर कॉल करके इसमें प्रवेश ले सकते हैं या इससे जुड़ी कोई अन्य जानकारी आप चाहते हैं या दृष्टि संस्थान के द्वारा जो भी विभिन्न कोर्स चलाए जाते हैं उनसे जुड़ी कोई आप जानकारी चाहते हैं तो इस संपर्क नंबर पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही इस एनसीईआरटी कोर्स में प्रवेश लेकर के अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस एपिसोड का पहला सवाल आप सभी के लिए क्या फ्रेम किया गया है। सवाल है, हाल ही में खबरों में रही हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल यानी कि हॉक प्रणाली का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? संक्षिप्त में इसे हॉक कहा जाता है। तो सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हॉक का पूरा नाम क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म है हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल। विकल्प क्या है? वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी, भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट, वन्य जीव अध्ययन केंद्र या फिर IUCN। तो अभी हाल ही में हॉक प्रणाली की अगर हम बात करें तो यह एक क्लाउड आधारित सूचना प्रबंधन प्रणाली है और इसके लिए अभी हाल ही में कर्नाटक वन विभाग ने भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट के साथ इस प्रणाली को लॉन्च किया है। यह क्लाउड आधारित एक सूचना प्रबंधन प्रणाली है जो कि मुख्य रूप से वन्यजीव अपराध, वन्यजीव अपराधियों और वन्यजीव मृत्यु दर के परस्पर जुड़े डेटाबेस को प्रतिबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो यहां से आप देखिए कर्नाटक वन विभाग और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट इन दोनों ने मिलकर के संयुक्त रूप से इस प्रणाली को लॉन्च किया है। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट हो जाएगा। साथ ही साथ यहां पर आपको यह बात भी ध्यान रखनी है कि कर्नाटक के वन विभाग भी इसमें कार्य कर रहा है। इन दोनों ने मिलकर के इसको लॉन्च किया है। इसका पूरा नाम क्या है? हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल। तो प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैड बैंक बैंकों से गैर निष्पादित परिसंपत्तियां NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या खराब ऋण खरीदने के लिए स्थापित एक वित्तीय इकाई है या अपने द्वारा अर्जित खराब ऋणों को दोबारा नहीं बेच सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? कूटों का प्रयोग करते हुए आपको उत्तर का चुनाव करना है। तो अगर बैड बैंक की अगर बात करें तो यह मुख्य रूप से एक वित्तीय इकाई है जो कि बैंकों द्वारा जो भी उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होती है या गैर निष्पादित परिसंपत्तियां होती है उनको खरीद करके मुख्य रूप से जो बैंकों की बैलेंस शीट है उन पर जो NPO का बोझ होता है उसको कम करने का प्रयास करता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वहीं दूसरे स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यह बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि यह जो एक वित्तीय इकाई है या हम बैड बैंक की बात करें तो जब यह बैंकों के द्वारा जो NPS को खरीद लेते हैं तो यह उन निवेशकों को भी बेचने का प्रयास करता है जो निवेशक इसे खरीदने में इच्छुक होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा, क्योंकि केवल पहला ही कथन सही है। और अभी हाल ही में एक खबर के मुताबिक जो भारत का पहला बैड बैंक था जिसे स्ट्रेस्ड एसेट स्टेबलाइजेशन फंड के नाम से जाना जाता था, इसे बंद किया जा रहा है और इसी खबर की वजह से इस प्रश्न को इस एपिसोड में शामिल किया गया है। तो यहां पर आप देखें कि यह एक वित्तीय इकाई है जो कि NPA या खराब ऋण खरीदने के लिए स्थापित किया गया है या किया जाता है और स्थापित करने का जो मुख्य उद्देश्य है बैंकों की जो बैलेंस शीट है उनसे खराब ऋणों को हटाकर उन पर पड़ने वाले बोझ को कम करने में मदद करना है। और किसी बैंक से खराब ऋण खरीदने के बाद यह बैंक उन निवेशकों को बेचने का प्रयास कर सकता है, यानी कि इसके ऊपर पूरी स्वायत्तता होती है।
कि यह इन एनपीएस को भी आगे भी यह बेच सकता है जो कि इसे खरीदने में रुचि रखते हैं। तो प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैर बासमती चावल की किस्म है? माही सुगंधा, सोना मसूरी, करनाल लोकल या कस्तूरी? तो दरअसल अभी हाल ही में भारत सरकार ने बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो इसका न्यूनतम मूल्य है उसको 1200 प्रति डॉलर टन से घटा करके $950 प्रति टन कर दिया है। यहां पर देखिए कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। अब बासमती की अगर बात करें तो यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण चावल की किस्म है, क्योंकि यह अपने लंबे आकार और मोहक खुशबू के लिए जानी जाती है, जो कि सदियों से, खासकर अगर देखें तो जो हिमालय की पहाड़ियों का क्षेत्र है वहां पर इसे उगाया जाता है। यहां इन तमाम क्षेत्रों में इसका उत्पादन ज्यादा होता है। अब देखें तो कस्तूरी, हरियाणा बासमती, माही सुगंधा, तरोरी बासमती, करनाल लोकल आदि इसकी कुछ मुख्य किस्में हैं। वही गैर बासमती चावलों के अंतर्गत देखें तो सोना मसूरी और जीरा चावल जैसी किस्में शामिल हैं। तो यहां से विकल्प में देखें सोना मसूरी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह गैर बासमती चावल है, यानी कि यह बासमती की किस्म नहीं है, यह एक आम चावल की किस्म है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रही लेपर्ड टोबी पफरफिश की आयुसीएन स्थिति क्या है? विकल्प है गंभीर रूप से खतरे में, जिसको कि अंग्रेजी में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहते हैं। अगला है कम से कम चिंता का विषय यानी कि लीस्ट कंसर्न, खतरे के करीब यानी नियर थ्रेटेंड, असुरक्षित यानी कि वल्नरेबल। तो ये चारों विकल्प है और आपको बताना है कि आयुसीएन में इसकी क्या स्थिति है। तो दरअसल अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर एक अति दुर्लभ लेपर्ड पफरफिश देखी गई है, जो कि मुख्य रूप से गहरे पानी की एक प्रजाति है एवं औसतन 50 से 100 मीटर की गहराई पर गहरे पानी की गुफाओं और चट्टानों की ढलानों में रहती है। इसकी एक खासियत यह है कि जो इसका शरीर है वो पीले रंग का होता है और इसके शरीर के किनारों पर काले बिंदुओं का समूह होता है। इसे ब्लोफिश के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से फिलीपींस, इंडोनेशिया, माइक्रोनेशिया, गुआम इत्यादि जगहों पर पानी में पाई जाती है और इसकी जो आयुसीएन स्थिति है यानी कि आयुसीएन के द्वारा जो रेड डाटा लिस्ट बुक है या लाल पुस्तक जिसे हम कहते हैं उसमें इसे लिस्ट कंसर्न के रूप में सूचीबद्ध किया गया है या श्रेणीबद्ध किया गया है। तो लिस्ट कंसर्न के वाला विकल्प जो है बी है, तो प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। लिस्ट कंसर्न यहाँ पे जिसके अंग्रेजी नाम दी है ये प्रचलित नाम है, लेकिन बहुत से विद्यार्थियों ने यह मांग की थी कि इनको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया जाए, यानी कि हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं वह भी बताया जाए। तो कम से कम चिंता का विषय और अंग्रेजी में लिस्ट कंसर्न की श्रेणी में इसे आयुसीएन के द्वारा रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध किया गया है। ये इसका चित्र भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा बन्नी महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या फिर झारखंड? बन्नी महोत्सव एक बार सुर्खियों में आ गया है। इसकी वजह यह है कि आंध्र प्रदेश के देवरगट्टू में आयोजित होने वाला यह जो महोत्सव है जो कि विजयदशमी नॉर्मली अगर हम कहें तो दशहरा के पर्व पर आयोजित किया जाता है। इसके अंतर्गत 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। तो यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? दशहरा के पर्व के उत्सव पर उसी रात्र को मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से एक छड़ी की लड़ाई है। इसके अंतर्गत देखें तो जो आंध्र प्रदेश में जो विजयनगर साम्राज्य था वहां के लोगों के द्वारा यह मनाया जाने वाला एक उत्सव है, जिसमें मुख्य रूप से राक्षस मणि और मल्लासुर पर भगवान मल्ला मल्लेश्वर स्वामी और देवी पार्वती की जीत के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। ये जो राक्षस है वहां के स्थानीय लोगों यानी कि आंध्र प्रदेश के जो देवरगट्टू क्षेत्र है वहां के लोगों को काफी परेशान किया जाता था। तो भगवान माला मल्लेश्वर स्वामी और देवी पार्वती द्वारा इन्हें हरा करके वहां के लोगों को इनके द्वारा किए जा रहे जो भी शोषण था उनसे बचाया गया था। तो एक बार ये सुर्खियों में सवाल बना है। तो ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के देवरगट्टू में। राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश, स्थान जिले की बात करें तो कुर्नूल और स्पेसिफिक स्थान की बात करें तो देवरगट्टू। तो यहां पर आप देखिए प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यहां पर यह ध्यान रखिए कि यह कब मनाया जाता है? विजयादशमी की रात को मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं इतिहास वाले क्षेत्र में। और इससे संबंधित जो राक्षस थे मणि और मल्लासुर
और किन्होंने इनको हराया? भगवान मल्ल मल्लेश्वर स्वामी और देवी पार्वती। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रश्न बनाया गया है, अभ्यास काजिंद 2023 निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जा रहा है? विकल्प है भारत उज्बेकिस्तान, रूस तजाकिस्तान, श्रीलंका अफगानिस्तान या भारत कजाकिस्तान। तो अभ्यास काजिंद की बात करें तो यह मुख्य रूप से भारत और कजाकिस्तान के मध्य आयोजित किए जाने वाला एक अभ्यास है। इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो देखिए कि विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसकी शुरुआत की बात करें तो वर्ष 2016 में एक्सरसाइज प्रबल दोस्ती के नाम से इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन वर्ष 2018 में इसके नाम को परिवर्तित कर दिया गया और इसे एक्सरसाइज काजिंद कर दिया गया। और पिछले संस्करण की बात करें तो इसका आयोजन मेघालय में उमरोई नामक स्थान पर किया गया था, यानी वर्ष 2022 में इसका आयोजन जो है मेघालय के उमरोई नामक स्थान पर किया गया था। और अभी वर्ष 2023 का जो यह अभ्यास है, इसका आयोजन जो है 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक कजाकिस्तान में आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए भारतीय थल सेना और वायुसेना कर्मियों की एक टुकड़ी अभ्यास काजिंद में भाग लेने के लिए रवाना हो गई है। तो अभ्यास काजिंद की अगर बात करें तो भारत और कजाकिस्तान के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो यहां से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, यानी कि भारत और कजाकिस्तान प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जिसे संक्षिप्त में अपार कहते हैं, का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों के लिए एकल विश्वसनीय संदर्भ प्रदान करके धोखाधड़ी और डुप्लीकेट शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को कम करना है। यह केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी पहल का हिस्सा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो इस अभी दरअसल हाल फिलहाल में कुछ राज्यों की सरकारों ने स्कूलों में जो भी छात्र हैं, खासकर जो छोटे छात्र हैं, उनके नए पहचान पत्र बनाने के लिए उनके अभिभावकों से सहमति लेने का अनुरोध किया है। और इसी के अंतर्गत इस नए छात्र पहचान पत्र को स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री या अपार के रूप में जाना जाता है। इसकी परिकल्पना भारत में बचपन से सभी छात्रों के लिए एक विशेष आईडी प्रणाली के रूप में की गई है। केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक छात्र आईडी पहल का ही हिस्सा है, जो कि वर्ष 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी यानी कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसी के तहत इसकी शुरुआत की गई है। और जिसका प्रमुख उद्देश्य है कि शैक्षणिक संस्थानों के लिए एकल विश्वसनीय संदर्भ प्रदान करके धोखाधड़ी और डुप्लीकेट शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को कम करना है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर आप देखिए कि जो धोखाधड़ी की जाती है प्रमाण पत्रों को लेकर के, डुप्लीकेट जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं, तो इसको कहीं ना कहीं रोकना है। और इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2020 में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है उसी के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है। तो यहां पर आप देखें तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों। अंग्रेजी में इसका जो फुल फॉर्म होगा ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसका नाम अपार दे दिया जा सकता है, पूछ लेगा कि इसका पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है। इस तरह का भी सवाल बनाया जा सकता है, तो आप इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। और वहीं हिंदी में अगर बात करें तो स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? विकल्प है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो वहां पर अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है, एक खबर आई है जिसके अंतर्गत वर्ष 2021 में वहां पर जो बाघों की संख्या थी 21 थी, 21 से बढ़ करके 28 हो गई है। साथ ही साथ शावकों की संख्या में भी वृद्धि देखने को मिली है, जिसकी वजह से अमानगढ़ टाइगर रिजर्व एक बार सुर्खियों में बना है। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसकी अगर बात करें तो यह पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही एक हिस्सा था, लेकिन जब भारत से उत्तराखंड राज्य अलग हो जाता है तो जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में चला जाता है और यह उत्तर प्रदेश में ही इसकी स्थिति बनी रहती है। और इसे वर्ष 2012 में टाइगर रिजर्व के रूप में या बाघ अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। तो यहां से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब होगा इस प्रश्न का। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। यहां पर देखिए कि जो संख्या है 21 बाघों और 6 शावकों से बढ़कर अब 28 बाघ और 4 शावकों तक पहुंच गई है। तो बाघों की संख्या तो 28 हो गई, लेकिन जो 6 शावक थे
उसकी संख्या 4 हो गई है। हालांकि ये फैक्ट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आप लोगों के लिए इतनी ही जानकारी काफी है कि यह कहां पर स्थित है और इसे कब टाइगर रिजर्व या बाघ अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था, और कैसे यह उत्तराखंड में जो जिम नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट, उससे अलग होकर किस तरह से यह उत्तर प्रदेश में कब स्थापित हुआ, इतनी जानकारी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, अक्सर खबरों में रहने वाला गुडवी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, झारखंड, तमिलनाडु। अभी गुडवी पक्षी अभ्यारण्य इसलिए सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर पक्षियों की कई प्रजातियों की मृत्यु हो गई है, जिसकी वजह से जो भी वहां पर वन विभाग के अधिकारी हैं वो लोग एक तरह से चिंता में पड़े हुए हैं। तो ये कहां पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में यह स्थित है। बात करें इस अभ्यारण्य की तो यहाँ पर 217 से अधिक पक्षी प्रजातियां निवास करती है, यानी कि यह इनका घर है, जिसमें मुख्य रूप से ग्रे हेरॉन, लिटिल कॉर्मोरेंट, लिटिल ग्रीब, व्हाइट आइबिस और व्हाइट हेडेड क्रेन जैसे आवासीय और प्रवासी पक्षी भी शामिल है। यहाँ पर मुख्य रूप से ये प्रजातियां पाई जाती हैं और कुल मिलाकर के 217 से अधिक पक्षियों की प्रजातियों का यह घर माना जाता है। तो कहां पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित है। प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन को भारत ने नहीं अपनाया है। इसे उन 14 देशों का मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है जहां नदी डॉल्फिन निवास करती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? इन कूटों का प्रयोग करते हुए आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो दरअसल अभी हाल ही में 11 एशियाई और दक्षिण अमेरिकी देशों ने एक महत्वपूर्ण और वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है, जिसे ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन कहा जाता है। यह उन 14 देशों के मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन और विकसित किया गया है जहां मुख्य रूप से नदी डॉल्फिन निवास करती है, जिसका लक्ष्य मुख्य रूप से दुनिया की 6 शेष नदी डॉल्फिन प्रजातियों को संरक्षित करना है, साथ ही सभी नदी डॉल्फिन प्रजातियों की गिरावट को रोकना और सबसे कमजोर आबादी को बढ़ाना है। इस घोषणा पत्र को अपनाने वाले या इस घोषणा को अपनाने वाले देशों में अगर बात करें तो बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला शामिल है। इन देशों को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हो सकता है इन देशों का नाम देकर के ही इस तरह का सवाल पूछ लिया जाए कि यह जो घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है या किस देश के द्वारा इस घोषणा पत्र को अपनाया नहीं गया है। तो ये देश आप लोग जरूर ध्यान में रखिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि भारत इसके अंतर्गत शामिल है, तो यहाँ पर जो पहला वाला स्टेटमेंट है वह गलत हो जाता है, जबकि दूसरा जो है बिल्कुल सही है। इसलिए प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि यह जो घोषणा पत्र है 11 एशियाई और दक्षिण अमेरिकी देशों के द्वारा अपनाया गया है या हस्ताक्षरित किया गया है, लेकिन इसका जो डिजाइन और विकास किया गया है वह 14 देशों को मार्गदर्शन करने के लिए किया गया है। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि हस्ताक्षर 11 एशियाई और दक्षिण अमेरिकी देशों के द्वारा किया गया है, लेकिन यहां पर बात की जा रही है कि 14 देशों। तो हस्ताक्षर जो है 11 देश तो है, लेकिन जो मार्गदर्शन करने के लिए है वह 14 देश है जहां पर नदी डॉल्फिन निवास कर रही है। तो प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। अगला प्रश्न है, वैश्विक सौर स्टॉक टेक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन या निकाय से संबंधित है? संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी या फिर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन? तो यहां पर अगर देखिए कॉमन सेंस की भी बात करें तो सौर तो प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है अगले माह जो है वैश्विक सौर स्टॉक टेक रिपोर्ट का संकलन करके इसे जारी करने जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो यह मुख्य रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो स्थित है, इनमें 121 से अधिक देशों का एक गठबंधन है, जिसे कि वर्ष 2015 में गठित किया गया था और इसका जो मुख्यालय है यह भारत के गुरुग्राम में स्थित है। और मुख्य रूप से इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करके सौर ऊर्जा के कुशल दोहन के लिए काम करना है। अब यहां पर देखिए कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है यह जो है पहली बार यह जो रिपोर्ट संकलित की जाएगी और जारी की जाएगी, यह पहली बार की जाएगी। वैश्विक सौर स्टॉक टेक रिपोर्ट का संकलन करके इसे जारी करेगा।
इसके अंतर्गत जो विभिन्न देश हैं उनके द्वारा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में या सौर क्षेत्र में क्या प्रगति की गई है, इसका आकलन किया जाएगा। यह रिपोर्ट इस वर्ष के अंत में दुबई में होने वाले संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के पहले ग्लोबल स्टॉकटेक से प्रेरित है और इसके अंतर्गत 121 से अधिक देश शामिल हैं और इन्हीं का यह एक गठबंधन है। और ये देश कहां पर निवास कर रहे हैं मुख्य रूप से, जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित हैं। तो ऐसे देश जो कि आंशिक या पूरी तरह से कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित हैं, ज्यादातर इस संगठन के सदस्य हैं, इस गठबंधन के सदस्य हैं। तो यहां से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। अगला प्रश्न है, अल्कलस फोर्टिनालिस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मेढक की नई प्रजाति, तितली की नई प्रजाति, छिपकली की नई प्रजाति या फिर मछली की नई प्रजाति। दरअसल अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामदाफा अभ्यारण्य में मेढक की एक नई प्रजाति पाई गई है जिसको नाम दिया गया है अल्कलस फोर्टिनालिस। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा। तो ये कहां पर, अरुणाचल प्रदेश नामदाफा टाइगर रिजर्व, माफ कीजिएगा मैंने अभ्यारण्य बोल दिया, नामदाफा टाइगर रिजर्व में इस प्रजाति की खोज की गई है और यह झाड़ीदार मेढक और पानी वाले मेढक का मिश्रण है। इसे औपचारिक रूप से अल्कलस फोर्टिनालिस नाम दिया गया है जिसका अर्थ है बसंत या फव्वारा। इसका नाम उन छोटी नदियों या झरनों को संदर्भित करता है जहां मेढक पाए जाते हैं। तो इसके नाम के पीछे भी कुछ उद्देश्य है, कुछ मकसद है जो कि ये नाम इसे दिया गया है, जो कि मुख्य रूप से बसंत या फव्वारा इसका अर्थ होता है। और किस लिए दिया गया, उन छोटी नदियों झरनों को संदर्भित करता है जहां पर मेढक पाए जाते हैं या निवास करते हैं। यह इसका चित्र है, कुछ इस तरह से यह दिखता है। तो ये आज के एपिसोड का अंतिम सवाल रहा और इस अंतिम सवाल के साथ आज के एपिसोड को हम यहीं पर विराम देंगे। उम्मीद है कि इन प्रश्नों के माध्यम से जिन सूचनाओं और तथ्यों को आप सभी तक पहुंचाया गया वो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। यदि आपका कोई सुझाव है, कोई क्वेरी है तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए प्रश्नों और सवाल और तथ्यों के साथ। तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।